Hello student, welcome to my channel Om Shanti Study. Now we are going to learn about class 11 अर्थशास्त्र सब्जेक्ट। आज मैं अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहूँगी, तो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 परिचय। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस अध्याय को यहाँ पे बॉक्स में के अंदर क्या दिया हुआ है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पादन एवं वितरण में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से किस प्रकार संबंधित है। जान सकेंगे कि उपभोग, उत्पादन एवं वितरण की व्याख्या में सांख्यिकी का ज्ञान कैसे सहायक हो सकता है। आर्थिक क्रियाओं की बेहतर समझ के लिए सांख्यिकी के प्रयोगों के बारे में सीख सकें। तो यहाँ पे स्टार्ट है, अर्थशास्त्र क्यों। पहला नंबर है अर्थशास्त्र क्यों। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, विद्यालय की पूर्ववर्ती कक्षाओं में संभवतः अर्थशास्त्र आपका एक विषय रहा होगा ना। आपको यह बताया गया होगा कि विषय मुख्यतः अल्फ्रेड मार्शल या आधुनिक अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के द्वारा कहे गए वाक्यांश जीवन के सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। आइए समझें कि इसका तात्पर्य क्या है, यानी अर्थशास्त्र का तात्पर्य क्या है। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं, यानी जब आप कोई भी वस्तुएं मार्केट में खरीदते हैं ताकि आप अपनी व्यक्तिगत, अपने परिवार की अथवा उन अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें जिन्हें आप उपहार देना चाहते हैं, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। जब आप वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं, यानी जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं किसी परिवार में देने के लिए, वो उपभोक्ता कहलाते। कोई भी उपहार में देने के लिए कोई भी सामान अगर हम लेते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर आप उसी वस्तु को स्वयं को लाभ लेने के लिए बेचते हैं, यानी अगर हम वस्तुओं को लाभ लेने के लिए बेचते हैं, तो आप दुकानदार हो सकते हैं, तब आप विक्रेता कहलाते हैं। यानी उपभोक्ता और विक्रेता में फ़र्क तो समझ में ही आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जब आप किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, आप किसान अथवा निर्माता को कहते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आप डॉक्टर, कुली, टैक्सी चालक या वस्तुओं के परिवहन चालक को कहते हैं। यानी जो उत्पादक किसे कहते हैं, जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, चाहे आप किसान के लिए बनाए हों, विनिर्मित कर हो सके, या सेवा प्रदान करने के लिए, वो उत्पादक कहलाता है। तो उपभोक्ता और विक्रेता के बारे में यहाँ पे, उपभोक्ता क्या है, विक्रेता क्या है, उत्पादक क्या है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप कोई नौकरी करते हैं, अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं, यानी जब आप किसी की नौकरी करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, यानी आपको किसी ने काम पर रखा होगा और जो आपको मजदूरी का वेतन देता हो, तब आप कर्मचारी कहलाते हैं। यानी कर्मचारी किसे कहते हैं कि जब हम किसी की नौकरी करते हैं, दूसरे का कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको परिश्रम किया जाता है, या किसी के कार्य को करते हैं, उसके आधार पर, कार्य करने के आधार पर आपको वेतन दिया जाता है, तो वो कर्मचारी कहलाते हैं। जैसे जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, यानी जब भुगतान लेने के बाद अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे आप डॉक्टर, वकील, बैंकर, टैक्सी चालक एवं सामान्य वाहक हो सकते हैं, तब आप नियोक्ता कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, कर्मचारी किसे कहते हैं, नियोक्ता किसे कहते हैं। अब नीचे देखेंगे, इन सभी स्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप में नियोजित कहे जाएंगे। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं, यानी आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। आर्थिक क्रियाएं क्या है, जो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीवन के
आम कारोबार में अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है। जैसे बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता, यानी बिना दिए क्या कुछ मिलता है। यदि आप किसी अलादीन की तरह असीमित परंतु हमारे आसपास कोई जादुई चिराग नहीं होती, यानी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता है। यानी यदि आपने किसी अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में सुना हो तो आप इस बात को से सहमत होंगे कि अलादीन एक भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जब भी और जो भी वस्तु चाहता था उसे अपने जादुई चिराग को रगड़ना पड़ता था और तुरंत ही उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती थी। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जिन प्रकट हो जाता था। क्या होता था? एक जिन प्रकट हो जाता था। जब वह रगड़ने के लिए एक महल की इच्छा करता तब जिन उसी क्षण उसके लिए महल बना देता। जब उसने राजा की बेटी का हाथ मांगने के लिए उसके लिए बहुमूल्य उपहारों की मांग की तो पलक झपकते ही उसे मिल गया। वास्तविक जीवन में हम अलादीन की तरह भाग्यशाली नहीं हो सकते, यानी वास्तविक जीवन में हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी इच्छा उसी की तरह असीमित है परंतु हमारे पास कोई जादुई चिराग नहीं है, अर्थात इसका उदाहरणार्थ आप अपने जेब खर्च को ही ले लीजिए। यदि आपके पास जेब खर्च अधिक होता है तो आप लगभग अपनी सभी इच्छित वस्तुएं खरीद सकते हैं। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आपकी जो इच्छा होती है आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका जेब खर्च सीमित होता है अतः आप उसी वस्तु को चुनते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं। यही अर्थशास्त्र का मूलभूत सबक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, अभाव सभी अर्थशास्त्रीय समस्याओं की जड़ है। यदि अभाव न हो तो कोई भी आर्थिक समस्या ही न होती, तब आपको अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं, जैसे रेलवे आरक्षण, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें, भीड़ भरी बसें एवं रेलगाड़ियाँ, अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी, किसी नई फिल्म को देखने के लिए टिकट की भारी भीड़। यदि आप सभी बातें अभाव को व्यक्त करती हैं, ये सभी बातें अभाव को व्यक्त करती हैं। हम अभाव का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे उपलब्धता सीमित होती है। क्या आप अभाव से कुछ अन्य उदाहरणों की कल्पना कर सकते हैं? उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं, यानी उत्पादक के पास जो संसाधन होते हैं वे भी सीमित होते हैं। उत्पादक के पास जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और साथ ही उससे वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। आप भोजन का ही उदाहरण ले लीजिए जिसे आप प्रतिदिन खाते हैं। यह आपके पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है। खेती के कार्यों में लगे हुए किसान क्या करते हैं? फसलें उगाते हैं और उससे अपना भोजन उत्पादित होता है। समय विशेष पर कृषि संसाधन जैसे खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक आदि की उपलब्धता निश्चित होती है। इन सभी संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग खाद्येतर फसलें जैसे रबड़, कपास, जूट आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। इस प्रकार संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है
जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब देखेंगे कि आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, आप उनमें से कितने को पूरा कर सकते हैं, जिसमें से उनमें से कितनी अपूर्ण रह जाती हैं, आप उन्हें पूरा कर पाने में क्यों असमर्थ रहते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में कितने प्रकार के अभावों का सामना करते हैं, इन कारणों का पता लगाएं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उपभोग, उत्पादन और वितरण। उपभोग, उत्पादन और वितरण। यदि आप ध्यान से सोचा तो यह महसूस किया होगा कि अर्थशास्त्र विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है। इसके लिए आपको विविध आर्थिक क्रियाकलापों जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण आदि के बारे में विश्वसनीय तथ्यों को जानने की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे उपभोग, उत्पादन एवं वितरण। हम जानना चाहते हैं कि उपभोक्ता यह निर्णय कैसे करता है यदि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों जैसे वस्तुओं की को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से उन वस्तुओं को खरीदता है, वह उपभोग का अध्ययन है। ठीक उसी प्रकार हम यह भी जानना चाहते हैं कि कोई उत्पादक जिसे अपना लागत एवं कीमतें ज्ञात होता है, उसका चयन कैसे करता है कि बाजार के लिए क्या उत्पादन करें। यह उत्पादन का अध्ययन है। अंत में हम यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। सकल घरेलू उत्पादन किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश के उत्पादन से प्राप्त होती है उसे सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। मजदूरी एवं वेतन, लाभ तथा ब्याज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश से प्राप्त आय को छोड़कर को कहते हैं वितरण किया जाता है। यह वितरण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र के इन 3 परंपरागत विभाजनों जिनके तथ्यों के बारे में हम जानना चाहते हैं के साथ आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं को भी विशेष अध्ययन के लिए सम्मिलित करना होगा। अर्थात आप यह जानना चाहोगे कि हमारे समाज में कुछ परिवारों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक आय अर्जित करने की क्षमता क्यों और कितनी होती है। आप यह भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग वास्तविक रूप से गरीब हैं जिनके मध्यम वर्ग के हैं और कितने लोग अपेक्षाकृत धनी हैं। यदि आप यह भी जानना चाहोगे कि ऐसे निरक्षर लोग कितने हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उनके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, कितने लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं जिन्हें अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। यदि दूसरे शब्दों में आप ऐसे तथ्यों को अधिकाधिक संख्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जिससे समाज में गरीबी एवं असमानताओं के प्रश्नों का उत्तर मिल सके। यदि आप यह नहीं चाहते कि गरीब और समाज में व्यस्त घोर विषमताएं जारी रहें और समाज की इन बुराइयों के विरुद्ध कुछ भी किया जाए तो इस विषय में सरकार द्वारा कोई भी उपयुक्त कार्यवाही करने की मांग से पहले इन सभी संबंधित तथ्यों की जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि आप तथ्यों को जानें तो आपके लिए अपने जीवन को भी अधिक बेहतर ढंग से नियोजित करना संभव होगा। ठीक उसी प्रकार से आपने हमारे देश के लिए घातक खतरों के विषय में चुना होगा और कुछ ने तो इसका सामना भी किया होगा जो मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं, जैसे सुनामी, भूकंप तथा बर्ड फ्लू आदि विपदाएं। जैसे अर्थशास्त्री इन सभी बातों पर विचार कर सकते हैं। यदि उन्हें इन
विपदाओं पर होने वाले खर्च से संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित और इसी तरीके से संग्रहित करने और एक साथ प्रस्तुत करने का ज्ञान हो तो अब आप संभवतः इस पर विचार कर सकते हैं कि स्वयं से भी पूछ सकते हैं कि यह सही है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अध्ययन में उन मूलभूत कौशलों का समावेश है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययनों के लिए आवश्यक हैं, जैसे निर्धनता का मापन, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का, शिक्षा से संबंध, पर्यावरण संबंधी विपदाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव आदि। स्पष्टता है, यदि आप इस दिशा में सोचें तो अगर आप इस दिशा में सोचें तो आप यह समझ पाएंगे कि आधुनिक अर्थशास्त्र के सभी आधुनिक पाठ्यक्रमों में सांख्यिकी को शामिल करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। क्या आप अर्थशास्त्र की निम्नलिखित परिभाषा से सहमत हैं, जिसका प्रयोग अधिकांश अर्थशास्त्री करते हैं, जैसे व्यक्ति और समाज अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों में उपभोग हेतु वितरण करने के लिए उसका चुनाव कर सकें, कि वैकल्पिक प्रयोगों वाले अल्प संसाधनों का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से हो सके, अर्थशास्त्र का अध्ययन है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अब दूसरा हमारा पॉइंट होगा अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी क्या है। पिछले अनुच्छेद में आपको किसी भी देश की मूलभूत समस्याओं से संबंधित कुछ विशेष अध्ययनों के बारे में बताया गया है। यह अध्ययन के लिए आवश्यक है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जानें। इस प्रकार के आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। अब इन आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़े संग्रहण करने का उद्देश्य उन समस्याओं से विभिन्न कारणों को जानना और उसकी व्याख्या करना, जैसे दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, हम उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम निर्धनता के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण करते हैं, तब हम उनकी व्याख्या विभिन्न कारकों जैसे बेरोजगारी, लोगों में निम्न उत्पादकता, पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी आदि के रूप में करने की कोशिश करते हैं। परंतु निर्धनता के विश्लेषण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक हम इसे दूर करने के उपायों को खोज न लें। इसलिए हम उन उपायों को खोजने का प्रयास कर सकते हैं जो आर्थिक समस्या को सुलझाने के में आवश्यक हो। अर्थशास्त्र में से उपायों को नीतियों के रूप में जाना जाता है। अतः क्या आप समझ गए होंगे कि किसी आर्थिक समस्या के विभिन्न कारकों से संबंधित आंकड़ों के बिना उन समस्या का विश्लेषण संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में उन्हें हल करने के लिए नीतियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यदि हाँ, तो आप काफ़ी हद तक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी के बीच आधारभूत संबंध को समझ चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट हो गया सांख्यिकी क्या है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप नोट्स कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, सांख्यिकी क्या है। अब आप संभवतः सांख्यिकी के संदर्भ में कुछ अधिक जानने के लिए उत्सुक है ना। आप यह जानना चाहोगे कि सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है, सांख्यिकी की विषय वस्तु क्या है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों को एकत्रीकरण या प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण से है। ये आंकड़े भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। यहाँ हमारा संबंध अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आंकड़ों से है। अर्थात अर्थशास्त्र के अधिकतर आंकड़े मात्रात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र में यह कथन है कि भारत में चावल का उत्पादन वर्ष, भारत में जब चावल का उत्पादन हुआ वर्ष 1974 से 1975 के बीच में कितना उत्पादन हुआ, 39.58 मिलियन टन था, जो वर्ष 2013 और 14 से बढ़कर कितना हो गया, 106.5 मिलियन टन हो गया। यह मात्रात्मक आंकड़े हैं। यह क्या है,
मात्रात्मक आंकड़े। अब मात्रात्मक आंकड़े के साथ ही अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का प्रयोग होता है। इस प्रकार की सूचना की मुख्य विशेषता यह है कि जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष के ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या होती है जिसे मात्रात्मक रूप से तो नहीं मापा जा सकता, लेकिन यथासंभव सही रूप से आलेखित करना आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर लिंग को ही लें। इसके यानी उदाहरण के तौर पर हम लिंग को ले सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति में पुरुष स्त्री लिंग का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, है ना। लिंग मीन्स जेंडर, इंग्लिश में जेंडर बोलते हैं। पुरुष स्त्री व लड़का लड़की के रूप में भेदभाव किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति के किसी गुण की कोटियों के बारे में सूचना देना संभव और उपयोगी होता है, जैसे अच्छा, बुरा, अस्वस्थ, स्वस्थ, अधिक स्वस्थ, अकुशल, कुशल, अत्यधिक कुशल आदि। इस प्रकार का गुणात्मक सूचना या सांख्यिकी का अर्थशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में प्रायः प्रयोग किया जाता है। इन्हें मात्रात्मक सूचनाओं की भांति कीमत, आय, कर भुगतान आदि संकलित एवं व्यवस्थित रूप से संग्रहित किया जाता है, चाहे वह एक व्यक्ति के लिए हो या फिर किसी व्यक्तियों के समूह के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 4 सांख्यिकी क्या है, यानी सांख्यिकी के बारे में जब तक आप जान चुके होंगे कि अब आप सब कुछ जान चुके होंगे। किसी भी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है, यानी सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न विविधताओं का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को गुणात्मक एवं मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास किया जाता है। एक बार जब समस्या के कारणों का पता चल जाता है, तब इससे निपटने के लिए निश्चित नीति का निर्माण करना सरल हो जाता है। परंतु सांख्यिकी का क्षेत्र इससे कहीं अधिक विस्तृत है, यानी सांख्यिकी का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। यह किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों की सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है, तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं। यथार्थ तथ्य अस्पष्ट साधनों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देखेंगे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ यथा तथा तथ्य संख्या बताते हुए यह कहा कि कश्मीर में हाल ही में आए भूकंप के दौरान 310 लोगों की मौत हो गई। कहीं अधिक तथ्यात्मक है तथा अतः यह सांख्यिकी आंकड़ा है, जबकि यह कहना है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई सांख्यिकी आंकड़ा नहीं। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे माध्य, प्रसारण आदि, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती हैं। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों से संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी आंकड़ों में लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तो आपके लिए उन सब की आय को याद रख पाना असंभव है। यदि किसी व्यक्ति के लिए सांख्यिकी के रूप में प्राप्त संबंधित अंकों जैसे औसत आय को याद रखना आसान है। इस प्रकार सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के समूह के विषय में सार्थक एवं समग्र सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं। प्रायः सांख्यिकी का प्रयोग विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसी अर्थशास्त्री को रुचि को यह जानने में हो सकता है
कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी अथवा वृद्धि होती है उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में कमी और वृद्धि जब होती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर उस वस्तु की अपनी ही कीमत में परिवर्तन से उसकी पूर्ति प्रभावित होती है, या जब लोगों की औसत आय बढ़ती है तो क्या उसके उपभोग या व्यय में वृद्धि होती है, या सरकारी व्यय बढ़ जाती है तो सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर तभी दिया जा सकता है जब विभिन्न आर्थिक घटकों के बीच किसी प्रकार का परस्पर संबंध विद्यमान हो जिसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। इस प्रकार का कोई पारस्परिक संबंध विद्यमान है या नहीं, इसे उन आंकड़ों में सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके सरलता से संपादित किया जा सकता है। कभी कभी अर्थशास्त्री उनके बीच एक निश्चित जैसे कि यहाँ पे 5 नंबर आप देख रहे हैं, सारांश। आजकल हम गंभीर आर्थिक समस्याओं जैसे मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि उन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढे जा सकें। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक समस्याओं के समाधान में उन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी सहायक। उदाहरण के लिए सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग निरंतर बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की नीतियाँ प्रभावशाली हैं या नहीं, इसका पता सरलता से लगाया जा सकता है। आर्थिक नीतियों के निर्णय में प्रक्रिया में सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में विश्व भर में तेल की बढ़ती कीमतों के कारण यह निर्णय करना आवश्यक हो सकता है कि वर्ष 2010 में भारत में कितना तेल आयात करना चाहिए। तेल के आयात का निर्णय प्रत्याशित घरेलू तेल उत्पादन एवं वर्ष 2010 में तेल की संभावित मांग पर निर्भर होगा। सांख्यिकी के प्रयोग बिना यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि 2010 में तेल का प्रत्याशित घरेलू उत्पादन तथा तेल से संबंधी मांग क्या होगा। इसके लिए तेल के आयात का निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हमें तेल की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति की जानकारी न हो। तेल के आयात के विषय में निर्णय की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जानकारी केवल सांख्यिकी के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ये जो पूरी जानकारी है किसके माध्यम से आप देख सकते हैं, सांख्यिकी के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सांख्यिकी विविध समान बुद्धि तथा स्थापन्य नहीं है। यानी सांख्यिकी का उपहास करने के लिए एक रोचक कहानी सुनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार 4 व्यक्तियों का एक परिवार जिसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे नदी पार करने निकले। पिता को नदी की औसत गहराई की जानकारी नहीं थी, अतः उनके परिवार के सदस्यों के औसत कद का हिसाब लगाया। चूँकि परिवार के सदस्यों का औसत कद नदी की औसत गहराई से अधिक था, इसलिए उसने सोचा कि वे सभी सुरक्षित रूप से नदी पार कर सकें। परिणाम स्वरूप नदी पार करते समय परिवार के कुछ सदस्य बच्चे पानी में डूब गए। यानी क्या यह दोष औसत के परिकलन की सांख्यिकी विधि का है अथवा औसत के दुरुपयोग का है, तो आप बता सकेंगे ना कैसे होगा। तो जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ ही गया होगा, अब हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।